हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि जितना भी वेक्टर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मैथ्स में वेक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिजिक्स में मेनली हम जो फोकस करते हैं वो एडिशन और कंपोनेंट पर करते हैं। तो एक तो हमारे एडिशन बहुत काम आता है, दूसरा कंपोनेंट बहुत काम आता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे फिजिक्स में हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। खासतौर से 11th के चैप्टर्स में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और 12th के भी कई सारे चैप्टर्स में वेक्टर की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो अब ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है, इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, कंपोनेंट का मतलब अपन समझते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी है ना। जैसे फैन है तो फैन के कंपोनेंट क्या है? फैन के कंपोनेंट है ब्लेड्स, है ना। 3 ब्लेड लगी हुई है, 4 ब्लेड लगी हुई है, ठीक है ना। एक रॉड है जिससे फैन को सस्पेंड किया जाएगा सीलिंग से, ठीक है ना। मोटर है, ठीक है ना। और बहुत सारे उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं। तो ये सब क्या है? कंपोनेंट। इनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो वेक्टर जिनसे मिलकर बना हुआ है या जिनको मिलाकर के बनाया जा सकता है वो उसके हो जाएंगे कंपोनेंट। तो समझते हैं कि कंपोनेंट होते क्या है वेक्टर के। तो जैसे सपोज ये कोई वेक्टर है, ये है हमारा वेक्टर आर, ठीक है, आर वेक्टर। अब जो कोई भी जो वेक्टर होता है ना, तो उस वेक्टर को देखो, एडिशन और कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हैं। एडिशन में हम क्या करते हैं? बहुत सारे वेक्टर्स को मिला करके एक वेक्टर बनाते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करके, ठीक है। कंपोनेंट में हम क्या करते हैं? एक वेक्टर को तोड़ करके एक से ज्यादा वेक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या चाहते हैं? इस वेक्टर को तोड़ना चाहते हैं। तो इस वेक्टर को तोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका हो सकता है कि ये ऐसा एक वेक्टर और ऐसा एक वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये कंपोनेंट हो गए वेक्टर के। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। अब यहां पर खास बात क्या है कि अब ये तो एक पेयर ऑफ कंपोनेंट हो गया, एक पेयर है जिसमें ए और बी कंपोनेंट है ना। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता था कि इधर बना दूं मैं, है ना, कि ये एक वेक्टर है, मान लो कि सी वेक्टर, ठीक है। फिर ये एक वेक्टर है डी वेक्टर, है ना। और फिर ये एक वेक्टर है, डी के बाद क्या आ जाएगा? ई वेक्टर, ई नाम रख देते हैं इसका। तो सी डी ई ये भी क्या हो गए? आर वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। तो एक पेयर ऑफ कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा पेयर ऑफ कंपोनेंट ये हो गया। ऐसे कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो वही वहां पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। अब जैसे एक पेयर ये भी हो सकता था। अच्छा, एक पेयर में कितने हो सकते हैं? जैसे इस पेयर में कितने हैं? 2, इस पेयर में कितने हैं? 3, किसी में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। कैसे? इस तरह से एक यहां पर, फिर यहां पर, बनाते ही जाओ, जितने मर्जी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है ना। ऐसा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट, एक वेक्टर के कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, है ना। जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर, एक पेयर में कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब और एक पेयर में बना रहा हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हमने वेक्टर के इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट, पेयर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं ऐसे कंपोनेंट कर देता, ठीक है ना। मान लो कि ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, ठीक है। तो किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होगा वो खुद वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है
ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्पोनेंट हो गया तो वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्पोनेंट कैन बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, है ना, खुद वेक्टर से बड़ा कॉम्पोनेंट हो सकता है। अच्छा, अब एक और चीज समझने की है, अगर मान लो मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करूंगा तो वो जो कंपोनेंट आएंगे वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को। अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट करूंगा तो वो जो कंपोनेंट आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर और उसके कंपोनेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे यहाँ पर वेक्टर और उसके कंपोनेंट भी क्या करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो हमने कंपोनेंट पढ़ा है ये बहुत ज्यादा काम हमारे नहीं आता, हमारे काम आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। इस पे तो कोई बहुत ज़्यादा, इस पे कुछ एक क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली सीधे वेक्टर को टारगेट किए हुए होते हैं। बाकी फिजिक्स में जहाँ पर वेक्टर का यूज़ होगा तो वहाँ पे इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। तो अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत बहुत काम आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एडिशन और कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में भी और स्पेसिफिक कर रहा हूं मैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो एडिशन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी काफ़ी काम आ जाता है, कई जगह पर जरूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा एडिशन काम आता है और कंपोनेंट काम आता है। अब अभी देखो हमने कहा था कि भाई एक वेक्टर में इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं और एक पेयर में इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो अगर वेक्टर का कोई पेयर ऑफ कंपोनेंट हमने देखा और उस पेयर में जितने भी कंपोनेंट हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कोई से भी दो दो के पेयर हम बनाएं और हर पेयर में 90 डिग्री एंगल बन जाए। तो ऐसे अगर बहुत सारे जो एक पेयर हमने लिया कंपोनेंट्स का, उस पेयर में अगर जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने एक आर वेक्टर बनाया हुआ है और आर वेक्टर को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया हुआ। मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूँ, हो सकता है कि कैमरे में इतना ब्राइट ना दिख रहा हो। ये आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर है। अब आर वेक्टर को हमने क्या किया, डायमीटर मान के एक सर्कल बना दिया। अब हम ये जानते हैं कि डायमीटर से सर्कल पे कहीं पर भी अगर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। फिर ऐसा भी कोई हो सकता है, ये पेयर भी कैसा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है ना। नाम नहीं दे रहा हूं मैं ज़्यादा, है ना, नाम थोड़े कम ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा कोई हो सकता है, ठीक है। तो कितने पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के भी इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी बना दो, जहां मर्जी बना दो, इधर 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 कहीं भी बना दो, जहां बनाओगे रेक्टेंगुलर ही बनेगा। और अभी तो हम इसके बाहर नहीं आए, है ना, बाहर आएंगे तो इधर भी बना सकता हूं मैं, हवा में, है ना, तो वो पूरा स्फीयर बन जाएगा फिर ये, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कोई वेक्टर है उसके इनफाइनाइट पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लेकिन एक पेयर में कितने हो सकते हैं, तो एक पेयर में अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 3 से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ज्योमेट्रिकली 3 से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बना देगा तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में और इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो अगर हम ऐसी कोई ज्योमेट्री सजेस्ट कर दें जिसमें 3 से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बन जाएं तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब, है ना, सब कुछ बदल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों बदल जाएंगे, क्योंकि तीनों में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो एक पेयर में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। रूम में जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर को अगर हम देखेंगे, बिल्कुल छत वाला कॉर्नर या फर्श का कॉर्नर, तो वहां पे हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दिखाई देंगी, तो वो 3 मैक्सिमम हो सकते हैं। एक क्वेश्चन भी अपन ने शुरू में लिया था वेक्टर जब पढ़ रहे थे थ्योरी,
ठीक है ना, वेक्टर का बेसिक्स जो हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 पॉसिबल है मैक्सिमम। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन ओरिजिनल वेक्टर। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, देखो ये जो हमने बनाए हैं कंपोनेंट जो बनाए वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को। तो कॉर्ड कभी भी डायमीटर से बड़ी नहीं हो सकती, है ना, डायमीटर के बराबर हो सकती है, ये नहीं कह रहे, सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कहा है कि हमेशा छोटा ही होगा, हमने कहा है बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर तो हो सकता है एक्सट्रीम केस में, बिल्कुल जब दूसरा 0 हो जाएगा और एक पूरा उसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो इक्वल तक भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो, तो ये हमने समझा। अब इससे आगे हम समझते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में और क्या क्या चीज है। बहुत ही काम का वीडियो है ये, मतलब इसको जिसने देख लिया ना, एक तो कंपोनेंट को और इसके बाद एक आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स, ये 2 वीडियो जिन्होंने देख लिए ना, वो फिजिक्स में कहीं वेक्टर में अटकेंगे नहीं, वेक्टर की वजह से उनका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए कैसे जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, उसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है और पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत बच्चों को नहीं पता होता वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कुछ करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पूछा था कुछ और हम बता के आगे कुछ और, पूछा था हॉरिजॉन्टल, हम बता के आगे पैरेलल, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाता है। तो अब सबसे पहली चीज तो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। जल्दी से कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है ना, मैं तो बताऊंगा ही सही, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है फिजिक्स में, जगह जगह पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताओ, कब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब तो कितने लोगों ने बता दिया कि भाई वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो वर्टिकल होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें वर्टिकल क्या होता है। हमने एक धागा लिया, बहुत पतला सा धागा लिया, और उस पतले से धागे से एक पत्थर को बांध करके ऐसे सस्पेंड कर दिया, है ना, किसी भी वेट को हमने सस्पेंड कर दिया थ्रेड से। तो अब ये थ्रेड जिस तरह से रहेगा ना, ये थ्रेड जिस तरह से रहेगा उसको वर्टिकल कहा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं जैसे मर्जी किसी को भी वर्टिकल मान लो, ऐसे नहीं होता है। तो वर्टिकल कैसे डिसाइड होगा, ये थ्रेड से पत्थर बांध दिया जाए, ये थ्रेड जैसा होगा वो वर्टिकल होगा। अगर किसी ने देखा हो कभी, जब कोई दीवार बना रहा होता है, ठीक है ना, जो मकान बनाने वाले होते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो जब दीवार बनाते हैं तो वो एक एक ईंट और पत्थर रखने के बाद उस ईंट को ऐसे, एक उनके पास टूल होता है जिसको हिंदी में सावल और इंग्लिश में प्लम बॉब कहते हैं, अगर किसी ने देखा हो तो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे उसमें वेट लगा होता है, ठीक है, और इस तरह का एक यहाँ पे भी लगा होता है। तो वो हर ब्रिक, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स रखी जा चुकी हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं, दीवार हमको कैसी बनानी, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल बननी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि टेढ़ी बना दें, टेढ़ी बना देंगे तो गिर जाएगी ज़्यादा ऊंची बनाने के बाद। तो अब क्या होगा, जब यहाँ अगली ब्रिक रखी जाएगी, अगली ब्रिक रखी जाएगी, वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टच करेंगे और इसको भी देखेंगे कि ये इससे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि ये पहले टच हो जाए ये दूर रह जाए, और ऐसा भी ना हो कि ये पहले टच हो जाए ये दूर रह जाए। अगर दोनों साइमल्टेनियसली टच हो रहे हैं, इसका मतलब हमने दीवार बिल्कुल वर्टिकल बनाई है। तो वर्टिकल डिसाइड करने के लिए क्या किया गया, धागे से पत्थर बांध के टांगा गया, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी थ्रेड से पत्थर को सस्पेंड करेंगे, है ना, तो वो जो थ्रेड होगा वो वर्टिकल होगा। अब ये वर्टिकल डिसाइड किससे हुआ, ग्रेविटी से डिसाइड हुआ, है ना। तो वर्टिकल किससे डिसाइड होता है, ग्रेविटी से। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, किसी वेसल में पानी भर दो, बर्तन में पानी भर दो, पानी का जो सरफेस होगा, रुके हुए पानी का जो सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों किससे डिसाइड हुए हैं, ग्रेविटी से। अब मैं बना रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। इसको थोड़ा और मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये कोई सरफेस है ना, पहाड़ जैसा कोई सरफेस है, ठीक है।
अब इस पहाड़ पर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफाइन करना चाहता हूं, तो वर्टिकल होगा कुछ ऐसा, बिल्कुल ऐसा जैसे धागा रहेगा, ठीक है, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ऐसा, ठीक है। दोनों किससे डिसाइड हुए, ग्रेविटी से, ठीक है ना। ग्रेविटी ने डिसाइड किया है दोनों को, उसके बगैर डिसाइड नहीं हुए। जहां ग्रेविटी नहीं होगी वहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ग्रेविटी है तभी डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर को समझने के लिए यहां पर देखो, ये तो हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल और परपेंडिकुलर डिसाइड होंगे जो भी सरफेस हमें रेफरेंस दिया हुआ है उससे। तो ये सरफेस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल, ये पैरेलल हो गया, और इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री बनाते हुए हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब ये दोनों डिसाइड किससे हुए हैं, ये दोनों डिसाइड हुए हैं सरफेस से, है ना। इन दोनों को डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरफेस की। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, ग्रेविटी की। चलो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये डायग्राम बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये सब समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं कि हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे कैसे, किसी लाइन के अलोंग और उस लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप्स टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मेरे को एक वेक्टर दिया है और एक लाइन दी है, देखो लाइन ए भी दी है, मुझे दिख रही होगी, है ना, और ये आर वेक्टर दिया है इस लाइन से थीटा एंगल पे। तो वेक्टर के कंपोनेंट करने का तरीका है, सबसे पहला जो स्टेप है उस वेक्टर के टेल को, जिस वेक्टर के कंपोनेंट किए जाने हैं उस वेक्टर के टेल को उस लाइन पर रख दो जिसके अलोंग कंपोनेंट किया जाना है। अब या तो हमें वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा या लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करना पड़ेगा। दोनों को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटेट किसी को नहीं करना। जैसे अगर ये वेक्टर है, इसको शिफ्ट करना है तो मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, रोटेट नहीं कर सकता। लाइन को भी शिफ्ट करना है तो कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, रोटेट नहीं कर सकता। तो दोनों अलाउड है, वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, लाइन को किया जा सकता है, लेकिन रोटेट किसी को नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि भाई ये तो एक काम हो गया जो ऑलरेडी करके दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेप होता है इसके हेड से, ये इसका हेड है ना। अब मैंने कहा था कि देखो हेड टेल की कई बार हमें जरूरत पड़ती है, तो अब हमें ये कहना पड़ रहा है कि यहां से, तो अब यहां से थोड़ी गएंगे, उसका नाम रख देंगे ना, तो उसका नाम हमने हेड रखा हुआ है, तो हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पर करेंगे, इस लाइन पर करेंगे। तो जब इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसा। जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखो, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो दिखना चाहिए परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं यहां ड्रॉ कर दिया, यहां ड्रॉ कर दिया, ऐसे करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। उससे अच्छा है मत करो, ठीक है ना। पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें डायग्राम तरीके से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रोटेक्टर से मेजर करके बनाओ, बट फिर भी इस तरह से बनाओ कि देखने में लगे कि परपेंडिकुलर है, कि ऑब्ट्यूस है, कि एक्यूट है। तो अब देखने में लग रहा है, इवन शायद मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। कर भी सकते हैं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं फिलहाल मेजर करने के लिए, ठीक है ना, कैमरे से बाहर मुझे जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए, तो खैर छोड़ो, है ना, 90 डिग्री है वो, है ना। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो आर वेक्टर का कंपोनेंट करना है, पहला स्टेप था टेल को लाइन पे रखो, दूसरा स्टेप था हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट ऑलरेडी ये है हमारे पास। अब जो हमारा कंपोनेंट होगा इस लाइन के लॉन्ग वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये है हमारा कंपोनेंट, हमारे नहीं मतलब हमारे द्वारा बनाया गया इस वेक्टर का कंपोनेंट।
जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, ऐसा। अब एरो उधर ही क्यों लगा, ये भी ध्यान रखना है। एरो ऐसे नहीं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एरो का ध्यान नहीं रखते, किधर भी लगा देते हैं, उधर ही लगाना है ना। ये हो गया हमारा, कौन हो गया ये, आर पैरेलल वेक्टर, है ना। इस वेक्टर का इस लाइन के पैरेलल या लाइन के अलोंग कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। अब जब हमने कंपोनेंट बना दिए तो इसको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा मतलब ऐसे 2 लाइन या 1 लाइन ड्रॉ कर दो जिससे पता लग जाए वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसी के टुकड़े करके ये दोनों आए हैं। ऐसे समझो कोई ये सोचे कि भाई मेरे पास 500 का नोट है, अब वो क्या किया, 500 का नोट ले जाके, या 100 रुपये का नोट था, 100 रुपये का नोट ले गए और 2 50-50 के नोट लेकर आ गए। तो अब या तो हमारे पास एट अ टाइम 100 रुपये का नोट रहेगा, या हमारे पास 50-50 के 2 नोट रहेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 100 का भी हम वापस ले आएँ और 50-50 के 2 भी हमें मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। उसी 100 के तो 2 टुकड़े करवा करके हम लेकर के आए किसी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसी वेक्टर को तोड़ करके ये 2 वेक्टर बने हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी मौजूद रहे और ये भी मौजूद रहे। अब मौजूद तो कागज पे तो वो रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार में या तो इन दोनों को देखेंगे या फिर इसको देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब मिटा थोड़ी देंगे हम उसको, मिटा थोड़ी सकते हैं, वो तो रहेगा तो सही कागज पे, है ना। खत्म होने का मतलब है अगर ये है तो फिर ये दोनों नहीं है दुनिया में, और जब ये दोनों दुनिया में है तो फिर ये नहीं है। बात समझ में आ गई, है ना। तो इस तरह से कंपोनेंट बनेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साइन थीटा कौन सा होगा और कॉस थीटा कौन सा होगा। देखो ये एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एडजेसेंट साइड में कॉस थीटा आता है ना, या यूं कहें कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड आती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। थीटा के पास वाला कॉस थीटा, ऐसे याद रख सकते हैं, थीटा के पास वाला कॉस थीटा। पहले भी हमने किया था। मान लो कि इसको x मान लो, x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको y मान लो, y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये हो गए हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस तरह से इनको हमें ड्रॉ करना है। जो भी स्टेप्स मैंने बोले हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या, वैसे तो बहुत एलेबरेट करके लिखे हैं, तो ये हमें समझना है। अब इनकी हमें करनी है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले एक तो हमें ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा फिर साइन थीटा कॉस थीटा की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ इसके प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो मैं बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे बहुत सारे नहीं करा रहा हूँ, बहुत जो ज़रूरी हैं वो करा रहा हूँ, जो बार बार हमें देखने को मिलेंगे, और इतने करा रहा हूँ कि उसके बाहर कोई कंपोनेंट का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन नहीं पाएगा, है ना। जितने फिजिक्स में कंपोनेंट हो सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे थोड़ी सी देर में। तो अब यहाँ पर मेरे पास है ये एक सरफेस है और ये आर वेक्टर है जिसके मैं कॉम्पोनेंट करना चाहता हूँ। तो इस आर वेक्टर के कॉम्पोनेंट कैसे किए जाएंगे, देखो। तो ये आर वेक्टर का कंपोनेंट अब ऑलरेडी टेल को लाइन पर रखा हुआ है। कैसे कंपोनेंट चाहिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मुझे वो 2 लाइन चाहिए जिन 2 लाइन के अलोंग कंपोनेंट करने। तो पैरेलल वाली लाइन तो है ही सही, लेकिन परपेंडिकुलर वाली नहीं है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। सब में ड्रॉ कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और इसमें भी कर देते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, है ना। ये मैंने चारों में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब अगला स्टेप क्या था, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस लाइन पर जिस पर कंपोनेंट चाहिए। तो इससे हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इससे हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसा एक रेक्टेंगल बन गया। उस रेक्टेंगल के बनने की वजह से ही शायद इनका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रखा गया है
ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा एक कंपोनेंट हो जाएगा और ऐसा एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, इसको भी चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, हमारी मर्जी हो जहाँ बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है कि सबके टेल आपस में मिला करके बनाओ, जिससे एक पॉइंट को देखते ही सब कुछ हमें दिखाई दे जाए। अब इनका कॉस थीटा साइन थीटा लिखना है। देखो ये लाइन कैसी है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल और ये लाइन भी है हॉरिजॉन्टल, और तो ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये हो जाएगा जो सरफेस है इनका ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आर पैरेलल, आर परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसा। अब उसके कंपोनेंट करते हैं। तो इसके कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करने के लिए यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। एंगल समझना चाहते हैं तो एंगल के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनका क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो जहां पर भी मैं अगर ऐसे डॉट लगा रहा हूं ना, तो उस डॉट का मीनिंग हमें लेना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि हर जगह पर इतनी जगह नहीं होती कि हम बार बार उसको 90 माइनस थीटा को लिख पाएं, है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने अपना खुद का एक, ये कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं, मैंने अपना खुद का एक कन्वेंशन बना रखा है कि जहाँ जहाँ पर भी 90 माइनस थीटा लिखना होता है मैं डॉट लगा देता हूँ। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा और ये अगेन कितना हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये पैरेलल वाला हो गया और ये परपेंडिकुलर वाला हो गया। बात समझ में आई, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद इसके कंपोनेंट चाहिए तो यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, फिर यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये एक कंपोनेंट हो गया और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। ये एंगल कितना है थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। थीटा के पास वाला कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। इसको देखते हैं। तो इसको जब मैं देखूंगा तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, तो इतनी प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी हमारी कंपोनेंट की कि हमें उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। उसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब, प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है, इनकी प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना, कि भाई कैसे आएंगे, है ना। ये हो सकता है ये ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसको भी डार्क कर देता हूँ, है ना, कोई थोड़े पता नहीं लग पाता रिकॉर्ड करते वक्त, क्योंकि है ना खुद को नहीं दिखता ना, तो देखने वाला ही बता सकता है कि ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो इनको भी मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, ऐसे हो गए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, अगेन ये एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। चार कंपोनेंट हो गए, है ना। किसके किए हमने, जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थे उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर किए, है ना। अब इसका उल्टा करेंगे। अब वेक्टर हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दिया होगा, उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करने होंगे, करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया चेंज, ठीक है। डायग्राम चेंज हो चुका है, जैसे ही मैं इरेज करूंगा आपको दिखेगा डायग्राम चेंज हो चुका है, ठीक है। कितने किए थे पिछले स्लाइड पे, चार और अब हमारे सामने हैं। तो अब जो चार हमारे सामने हैं उनको जरा अपन देखते हैं। तो उनको देखते हैं कि भाई ये कैसे कैसे हैं।
तो ये है हमारा आर वेक्टर जो कि सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। ऐसा, ठीक है। ऐसा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो सरफेस के पैरेलल हैं, ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। कैसे कंपोनेंट चाहिए हमको? हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा जिस पे मुझे चाहिए कंपोनेंट। तो ये मैंने बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है ना। इसमें भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इस तरह से, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, क्योंकि वो लाइन तो चाहिए ना जिस पे हमें कंपोनेंट लेना है, ठीक है। देन वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो ऐसे इसके लिए एक वर्टिकल लाइन बना दिए, फिर यहाँ पर भी एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना दिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन बना दी, यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इनके कंपोनेंट करना, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंगल की बात करें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये कौन है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन है? वर्टिकल। कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। जब कंपोनेंट हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, ये खत्म हो चुका है, इनको कट करना है। हो सकता है मैंने पिछले स्लाइड पे मैं भूल गया हूँ, उनको कट कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ऐसा, ये कंपोनेंट हो गया हमारा, ठीक है। और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा, ठीक है। जैसे ही कंपोनेंट हुए इसका काम खत्म हो गया। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये अगेन थीटा होगा, तो ये एंगल है हमारा यहाँ पर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। ये डॉट है हमारा, ठीक है ना। थीटा के पास वाला कॉस थीटा, इस तरह से। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एक कंपोनेंट होगा, ऐसा होगा। इसके दो टुकड़े कर देंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे, खत्म हो गया है ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। वहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इधर एक परपेंडिकुलर, ठीक है, और इधर एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा एक कंपोनेंट और ऐसा एक कंपोनेंट। देखो ऐसे, ये एरो का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई एरो उल्टे बना देगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर कोई इधर से देखे, इधर से देखेगा तो इस एरो की शेडो यहाँ दिखाई देगी। इधर से कोई देखेगा, ऐसे देखेगा मान लो, तो उसको इस एरो की शेडो कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पर। और यहाँ से कोई देखेगा तो उसको इस एरो की शेडो कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग एरो बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं जहाँ मर्जी कुछ भी बना दो। अच्छा, एंगल की बात करें, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसी में पूरा कर दें। क्यों? थोड़ी सी चीज़ के लिए इसको अधूरा छोड़ें, है ना। तो थोड़ी सी देर और हमें वेट करना पड़ेगा, बस 2 स्लाइड और है। 2 स्लाइड से हमारा पूरा कंपोनेंट, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 4 + 4 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन और हैं। अब क्या होगा? यही क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे, लेकिन थीटा यहाँ की जगह यहाँ पर बना हुआ होगा।
तो कई बार होता है कि हमें थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया होता है, कभी हमें थीटा वर्टिकल से दिया होता है, तो दोनों चीज़ की हमें आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे सामने नेक्स्ट स्लाइड। क्या करना है हमको, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने हैं, लेकिन अब जो एंगल है वो कहाँ पर दिया है, थीटा पर दिया है, ऊपर दिया है, वर्टिकल के साथ दिया है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई बस देखते रहो देखते रहो, नहीं, खुद पेन चलाओ, कॉपी लेकर के बैठो, कॉपी में ये सब ड्रॉ करो, है ना, और उनको फिर प्रैक्टिस करो मेरे करने से पहले, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखो मैंने जैसे किया उसको देखो, फिर चेक करो कि हमने सही किया कि नहीं किया, तब जाके हम इसका फ़ायदा पूरा उठा पाएंगे। ऐसे जस्ट ऐसे बस ऐसे बैठ के नहीं देखना कि भाई हाँ ऐसे देख रहे हैं, है ना, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं देखना। कॉपी पेन लेकर के देखोगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो कोई ठीक है कुछ से कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर हम कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते हैं तो, ठीक है ना। तो अब इसके कंपोनेंट करने, तो सबसे पहले तो मुझे वो लाइन बनानी पड़ेगी जिन पे मुझे कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ वेक्टर्स को, है ना, और ऐसा, ठीक है। है ना, तो ये 4 वेक्टर हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी दी हुई है, जो इंक्लाइंड है वही खुद पैरेलल लाइन है, लेकिन परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, इसके लिए दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, देखने में लगना चाहिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब क्या करूँगा, मैं हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो हेड से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये हेड से यहाँ पर और ये हेड से यहाँ पर, ऐसा। अब बस हो गया, इसको ऐसे जोड़ दो, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। जैसे ही कंपोनेंट बना लिए जाएंगे इसका काम खत्म हो गया, इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, इधर एक कंपोनेंट हो गया और इधर एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इधर एक कंपोनेंट और इधर एक कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये खत्म हो जाएंगे। जैसे ही कंपोनेंट हुआ, 2 टुकड़े करे हमने, वेक्टर खत्म। अब उसका कोई सेंस नहीं बचता, उसका कोई मतलब नहीं है, वो टूट चुका है, 100 का नोट टूट गया, 50-50 के 2 हो गए। वैल्यू लिखनी है इनकी, कौन साइन थीटा होगा, कौन कॉस थीटा होगा, ये हम जानना चाहते हैं। उसके लिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये अगेन थीटा हो जाए। फिर से बता देता हूँ, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, उसके बगल वाला 90 माइनस थीटा, उसके बगल वाला थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है ना, आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी कैसा होगा, थीटा होगा, और ये कैसा होगा, 90 माइनस थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है भाई। फिर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, है ना। जिनको ऐसे लग रहा हो नहीं समझ आ रहा हो, तो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये भी एक वर्टिकल लाइन है और ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल की प्रॉपर्टीज देखो हमको आनी चाहिए। अगर हमें बेसिक ज्योमेट्री नहीं आती, जो 10th क्लास तक पढ़ाई जाती है, मैथ्स जो पढ़ाई जाती है, तो फिर हमें हर जगह पर दिक्कत आएगी। अब उसके लिए हमको क्या करना है, हम उनको रिवाइज करें, नहीं आता है तो रिवाइज करें, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको हमें रिवाइज तो खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हर जगह बहुत छोटी छोटी चीज़ भी हमें 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी बताई जाती रहे। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा और दूसरा आर साइन थीटा, ठीक है भाई।
अब ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल 90 है ना। ये हो गया अपना 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा थीटा। फिर से ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो ये आ गए हमारे पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक स्लाइड और बची है। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ तक? 12 हो गए। अब 12 के बाद है ये और 16। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसके चाहिए? जो वेक्टर पहले से पैरेलल या परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले वो लाइन्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिन पे हमें कंपोनेंट चाहिए। और थोड़ा सा मैं वेक्टर को भी डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर, ऐसा है ना। ये दोनों वेक्टर जो हैं ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर हैं सरफेस के। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है ना, जैसे अभी तक थे। अब जिस लाइन पे कंपोनेंट चाहिए उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसका मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। इसका भी मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। इसका भी मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। इसका भी चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, फिर वर्टिकल पे, तो ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन और यहाँ पे वर्टिकल लाइन, इस तरह से। अब क्या चाहते हैं? इसका हम कंपोनेंट करना चाहते हैं। तो कंपोनेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। अब इधर हो जाएगा एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा, और ये वेक्टर खत्म हो चुका। ये थीटा है, ये थीटा होगा, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा होगा, दूसरा वाला आर साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हम एक परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा होगा और ऐसा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आर कॉस थीटा, थीटा के पास वाला आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है भाई, है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो कंपोनेंट हो गए। कौन से हुए? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर पहले से कैसा था? या तो पैरेलल टू सरफेस था या परपेंडिकुलर टू सरफेस था। यहाँ पर दो कंपोनेंट करने हैं, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। ठीक है, ये हो गया, इसको खत्म, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसा करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। बात समझ में आ रही है ना। ये थीटा, 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। और यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस मुझे करवानी थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, जितनी सिचुएशन मुझे बतानी थी, जितने केसेस मुझे बताने थे, टोटल मैंने कितने केस बताए? टोटल अगर आप काउंट करके देखें तो 16 केसेस मैंने यहाँ पर बताए हैं। 16 से 17 केस मिलना बहुत बहुत मुश्किल है कि कहीं पर हमें इससे अलग कोई सिचुएशन देखने को मिले कंपोनेंट करने की। मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मिल ही नहीं सकती, बहुत बहुत रेयर है।
ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इन 16 सिचुएशन में कवर हो जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर हमने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस कितनी करें? तो मेरा ये कहना है कि मैंने 16 करवाए हैं, इनको मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 बार हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है ना। अब 5 बार कैसे करेंगे तो इसको समझो। 5 बार करने का मतलब है ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन को लगातार 5 टाइम्स करें, बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है। अगर कोई इसी को एक बार किया फिर उसके नीचे दूसरी बार, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, उसको 5 बार कहना गलत होगा, वो एक ही बार माना जाएगा। एक बार हमने खुद किया और बाकी 4 बार तो ऊपर से देख करके कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, हमको पहले पूरे 16 ड्रॉ कर लेने, जैसे इससे पहले ड्रॉ होकर के दिए थे, है ना, तो वैसे पूरे 16 ड्रॉ कर लेने। पूरे 16 को एक बार सॉल्व करो, फिर चेक करो कहीं गलत हुआ क्या, उसको देखो कि क्या गलती हमने की, फिर वापस से पूरे 16 ड्रॉ करो और उनको सॉल्व करो, ठीक है ना। जैसे प्लेन स्लाइड दिखाई थी ना मैंने पहले सॉल्व करने से पहले, वैसा हमारे पास सामने ड्रॉ करना जी। अगर कोई इतना कर लेता है तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि उसको कहीं फिजिक्स में वेक्टर की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। नहीं करता है तो फिर उसकी इच्छा है, उसके इरादे हैं, मजबूत इरादे हैं, उसकी मर्जी है। चलो ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे इन कंपोनेंट का यूज़ करके एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 से ज़्यादा वेक्टर जब भी हमें ऐड करने होंगे तो हम इसी मेथड से करते हैं। हम a² + b² + 2ab cos थीटा से नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। बाय, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके फिर अगला वीडियो देखें। बाय।